सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो को आपको देखने को मिल सके। बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। 1 मार्च 2021 का दिन है। आज के करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 की शुरुआत की है। वो कहाँ की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे जुड़ी काफ़ी सारी चर्चा जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर ये की है। इसका सेकंड एडिशन अब खेला जाएगा। वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें वर्चुअली हो रही हैं। तो खेलो इंडिया, ये हमारे यूथ जो मिनिस्ट्री है उसका एक अभियान है खेलो इंडिया, जिनको स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ा गया था। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 की शुरुआत हो चुकी है। सेकंड एडिशन यानी इसका दूसरी बार ये खेला जा रहा है। पहली बार ये 2020 के अंदर खेला गया था। अब ये सेकंड एडिशन जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ जुड़ी और सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये 2020 में खेला गया था दो जगह। 2020 में दो जगह ये खेला गया था। एक तो खेला गया था लेह के अंदर, लेह, और दूसरा खेला गया था जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो 2020 का यानी फर्स्ट एडिशन इसका वहाँ पे खेला गया था। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ज़्यादातर अभी विंटर गेम्स के सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। अभी हम वर्ल्ड में 14 नंबर पे आते हैं। 14वें नंबर के स्पोर्ट, मतलब इस तरीके के स्पोर्ट्स जो हैं जो विंटर के अंदर खेले जाते हैं, उसमें 14वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड की रैंकिंग में। और 14 से अभी टॉप 5 में आने का इनका जो पर्पज़ रखा गया है हमारी यूथ मिनिस्ट्री द्वारा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित किया जा चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थापित किया जा चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे सपोर्टिंग हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि 26 फरवरी, आपको बता देता हूं कि 26 फरवरी से 2 मार्च तक ये खेला जाएगा सेकंड एडिशन खेलो इंडिया प्रतियोगिता का। विंटर गेम एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये बातें थी इससे जुड़ी हुई। खेलो इंडिया के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सेकंड एडिशन खेला जा रहा है इसका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हाल ही में ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स भी एक अच्छा क्वेश्चन है। घूम फिर के कैसे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में ब्रिक्स की प्रथम शेरपा मीटिंग किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो देश की अध्यक्षता में हुई है, भारत की अध्यक्षता में हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स के फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो हमारा भारत ही है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। पहले ये 4 देशों का समूह हुआ करता था। ब्रिक्स के नाम के अंदर ही सारे देश छुपे हुए हैं। ब्रिक्स इसमें आ गया, बहुत सारे देश आगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं इसके अंदर। ब्रिक्स इन देशों का समूह है और ये आपस में क्या करते हैं, भागीदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 3 दिन लंबा ये चला, 24 से 26 फरवरी तक ये चला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 24 से 26 फरवरी में हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता की इंडिया ने और प्रथम शेरपा मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की है। हालांकि ये वर्चुअली किया गया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो वर्चुअली इसको किया गया है। तो ब्रिक्स से जुड़े क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको जरूर इससे ध्यान रखना चाहिए। किन देशों का समूह है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका जो बाद में जुड़ा था, पहले ये 4 ही कंट्रीज थी ब्रिक्स की। तो भारत के पहले ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले, अभी जो ब्रिक्स की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, इससे पहले जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा था, यानी मेज़बानी जिसको बोलते हैं, वो कर रहा था, वो रूस कर रहा था। रूस से अब इंडिया आ गया है, यानी अब फिलहाल वर्तमान में इंडिया इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। तो 15 साल पहले, तकरीबन 2006 के अंदर ब्रिक्स का क्या हुआ था, जो है स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। 2006 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना होती है और अब ये 15 साल हो गए हैं और 15वीं एनिवर्सरी जो है ब्रिक्स अपनी मना रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब इस
जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है हाल ही में, इसके की पॉइंट क्या रहे हैं? अभी भारत ने क्या कहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, एनडीबी, जिसको आप एनडीबी नाम से जानते हो, ये भी बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये पक्का क्वेश्चन आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके रीजनल ऑफिस जो हैं, क्षेत्रीय जो शाखाएं हैं वो स्थापित की जाएं। कहाँ पे? रूस और भारत के अंदर, रूस और इंडिया के अंदर इनकी क्या की जाएंगी? अब क्षेत्रीय शाखाएं, रीजनल ऑफिस जिनको है वो स्थापित किए जाएंगे। और क्या की पॉइंट रहे कि इनके जो मेंबर हैं, जितने एनडीबी के मेंबर हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनको भी एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो हैं एनडीबी बैंक में जोड़े जाएं। तो अब 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन होगा आगे आने वाले टाइम में, और वो भारत की अध्यक्षता में ही होगा, क्योंकि भारत फिलहाल अध्यक्ष है ब्रिक्स का। तो 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये भी आपका होना चाहिए याद, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। तो इससे जुड़ी इतनी सारी बातें थी दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी जुड़ी बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप उसका हल कर सको। भारत की प्रथम अंडर सी टनल कहाँ बनाई जा रही है, जो 2023 तक पूर्ण रूप से बन जाएगी? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अंडर सी टनल बनाई जा रही है दोस्तों, प्रथम अंडर सी टनल बनाई जा रही है मुंबई के अंदर। अब ये टनल, इसमें ये तो एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है कि 2023 तक ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, 2023 तक ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगी। अब ये इससे जुड़ी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। 10.58 किलोमीटर की ये बनाई जा रही है, इतनी लंबी ये बनेगी। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ किन स्थानों को जोड़ेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ेगी, साउथ मुंबई से जोड़ेगी, नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ेगी। टोल फ्री रास्ता होगा, बिल्कुल समुद्र तल के नीचे 20 मीटर नीचे जो है ये सुरंग बनाई जाएगी, और सुरंग के माध्यम से ये सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क निकाल रहे हैं। अभी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या, वो बात करते हैं। लेकिन वर्ल्ड में सबसे आगे इस काम में जापान है। कौन है? जापान है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जापान में वर्ल्ड की सबसे लंबी जो है अंडर सी टनल जो रोड है वहाँ पे है, 140 मीटर नीचे है वो, समुद्र तल से 140 मीटर नीचे वो उन्होंने रोड बनाई है। इसके अलावा एक चैनल टनल है, चैनल टनल नाम से है। चैनल टनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है दोस्तों, दो देशों को जोड़ रही है, इंग्लैंड और फ्रांस को। तो चैनल टनल नाम से भी है। ये 75 मीटर जो है नीचे। तो ये सारी बातें आपको, जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इतनी सी बात। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है। भारत 2024 तक एविएशन मार्केट में कौन से नंबर पर आ जाएगा? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत एविएशन मार्केट। अब एविएशन मार्केट क्या होता है दोस्तों? जो हमारे हवाई जहाज़ जो हैं, यानी एरोप्लेन से रिलेटेड जो मार्केट है, हवाई जहाज़, उसको एविएशन मार्केट कहते हैं। और एविएशन मार्केट में भारत कौन से नंबर पे आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 2024 तक। ऐसा कहना है हरदीप सिंह पुरी का। अभी हरदीप सिंह पुरी कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो हैं हमारे, वो इंडियन एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी विमानपत्तन जो इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, उसकी हमारी मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है, उड़न पत्तन मंत्रालय जो है, वो इनके पास है, हरदीप सिंह पुरी। ये हाल ही में इन्होंने एक सम्मेलन किया है, वो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। विज्ञान भवन के अंदर, विज्ञान भवन आपको पता है कहाँ पे है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विज्ञान भवन कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ है 26 फरवरी को, और उसकी थीम रखी गई थी रुपए की रफ्तार, इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2021। ये वहाँ पे घोषणा की गई है कि 2024 तक भारत जो है एविएशन मार्केट में तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अभी लीजिंग का बिजनेस चल रहा है दोस्तों। एयरक्राफ्ट जो होते हैं हमारे, जो जहाज़ होते हैं, उनको लीज़ पे दिया जाता है। तो लीजिंग बिजनेस को लीज़ पर यानी किराए पर दिया जाता है, तो वो भी एक अच्छा खासा बिजनेस है वहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, उसके लिए भारत को 1750 से लेकर के 2100 एयरक्राफ्ट चाहिए। इतने जहाज़ों की आवश्यकता है, तब जा कर के लीजिंग बिजनेस में उतर पाएगा। क्योंकि फ़िलहाल भारत से एक भी जहाज़ जो है लीजिंग पे नहीं दिया जा रहा, किसी को किराए पे नहीं दिया जा रहा। लीजिंग कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ रही है, अच्छा बिजनेस है ये भी।
तो ये सारी बातें थी इससे जुड़ी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI अब बोल देते हो, इसके नए MD और CEO बने हैं। मातम वेंकट राव बने हैं नए MD और CEO। ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है, अगर आप बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पल्लव महापात्रा, इससे पहले वाले MD और CEO कौन थे? पल्लव महापात्रा, तो ये आपको याद होना चाहिए, पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा इससे पहले थे। अभी CBI के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं मातम वेंकट राव बन गए। ये CBI में बैंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन निपटाने के लिए किस नाम से पोर्टल चलाया जा रहा है? तो पोर्टल चलाया जा रहा है ई-दाखिल नाम से। ई-दाखिल नाम से पोर्टल चलाया जा रहा है, तो आप इसको edakhil.nic.in पर जा करके देख सकते हैं। ये पोर्टल का नाम है, वेबसाइट का नाम है। अभी इसका उद्देश्य क्या है? ये ऑलरेडी पहले चलाया जा चुका है, अभी इसका और विस्तार किया गया है। लगभग 15 राज्यों के अंदर यह अभी ऑपरेशनल हो गया है ई-दाखिल। अब ये किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NCDRC। ये NCDRC क्या है इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। NCDRC, इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता जो मंच है, यानी उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों का जो रेड्रेसल करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए जो मंच है, उसको ये NCDRC बोलते हैं। ये उसके अंडर में ही आता है और ई-दाखिल वाला जो पोर्टल है इन्होंने ही लॉन्च करवाया है। अब NCDRC क्या कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम 2019, ये आपको याद होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात कर रहे हैं। उसके तहत अब इन्होंने ये कर दिया कि उसकी ई-फाइलिंग ज़रूरी है। आपको कोई भी शिकायत है किसी दुकानदार से, इस मार्केट में कहीं से भी उपभोक्ता से संबंधित जो भी शिकायत है, उसकी ई-फाइलिंग आप कीजिए edakhil.nic.in, उस पर आप रजिस्टर कीजिए अपनी कंप्लेंट। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था, जुलाई 2020 से ये प्रभावी हो गया था। तो अब ई-दाखिल के फ़ायदे क्या होंगे? edakhil.nic.in जो ये वेबसाइट है, उस पर आप कहीं पे भी हों इंडिया के अंदर, अगर आपको किसी भी दुकानदार से आपको कोई ठगी ठोरी में आता है, तो वहाँ जाकर इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी इंडिया में कहीं से भी क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ये कंप्लेंट जब रजिस्टर हो जाएगी तब NCDRC क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि ये ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और अगर आपकी कंप्लेंट सही पाई गई तो उसको क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जो इसको रिड्रेसल करेगा। ये सारी बातें थी। NCDRC की स्थापना जो 1988 के अंदर होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। NCDRC मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। NCDRC की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। किसके अंतर्गत होती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत होती है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत होती है। किसकी? 1988 में NCDRC की क्या होती है, स्थापना होती है। वर्तमान अध्यक्ष NCDRC के, इसके भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि ये कंप्लेंट सुलझाने का मामला है, तो न्यायालय से कोई इसका अध्यक्ष होगा, तो जस्टिस R.K. अग्रवाल इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, R.K. अग्रवाल जी। ये हैं कौन? भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, ये जज हैं। फिलहाल NCDRC का हेडक्वार्टर जो है हमारा नई दिल्ली के अंदर है, तो ये आपकी पता होना चाहिए, नई दिल्ली के अंदर NCDRC का क्या है, हेडक्वार्टर है। इतनी बातें हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में सारा हमने विश्लेषण कर लिया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया? तो यूसुफ पठान ने ले लिया है दोस्तों। आपको क्रिकेट में लगभग सभी रुचि रखते हैं। यूसुफ पठान जो है, उनने सभी टाइप के क्रिकेट से, IPL हो, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, सभी से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। 38 की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है। अब
इनसे बातें थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं, ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि यूसुफ पठान जो हैं उन्होंने 57 तो क्या खेले हैं, ओडीआई खेले हैं जिसको आप वनडे बोलते हो, 22 इन्होंने T20 खेल लिए हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा है। रिकॉर्ड क्या है? सबसे तेज शतक मारा है इन्होंने, सबसे तेज शतक मारा है 37 बॉलों के अंदर आईपीएल के अंदर, ये इनके नाम पे रिकॉर्ड है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे तेज शतक मारने वाले हैं ये आईपीएल के अंदर, 37 बॉलों के अंदर इन्होंने शतक मारा है। तो ये सारी बातें थी यूसुफ पठान से। और इसके अलावा इन्होंने और भी थोड़ी उपलब्धियां की हैं। ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 आईपीएल ट्रॉफियों में ये भाग लिया और तीनों ये जो है जीती इन्होंने, यानी जितवाई इनकी टीम ने। तो पहले राजस्थान रॉयल्स से खेले ये 2008 में, वहाँ पे भी ये जीते 2008 के अंदर राजस्थान रॉयल में, तो राजस्थान रॉयल जीत गई थी। इसके अलावा बाद में कोलकाता नाइट राइडर, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोलकाता नाइट राइडर KKR जिसको आप बोलते हो, 2012 के अंदर और 2014 के अंदर ये भी फिर जीत गई, यानी 3 आईपीएल ट्रॉफी इनके खाते में आई है। तो ये है यूसुफ पठान जी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जीवनी पर एक किताब लॉन्च की। वो किताब का नाम आपसे पूछा गया अनफिनिश्ड मेमोर। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो मिस इंडिया ये रह चुकी हैं। इसके अलावा ये यूनिसेफ के लिए भी काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुकी हैं, काफ़ी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर काम कर चुकी हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर ये दोनों ने इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने अभी अनफिनिश्ड मेमोर नाम से अपनी एक बुक लॉन्च की है। इसके अंदर वो यूएसए में पहले थी जब टीनेज के अंदर, तो वहाँ की मेमोरीज जो हैं, और पहले जो बचपन में इंडिया में थी, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के जब तक उनकी मैरिज हुई है, ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर इन्होंने लिखी हैं। इतनी बात हो गई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इतनी सी बात है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में कौन सी बुक लॉन्च की गई? यहाँ पे भी एक बुक लॉन्च की गई है। प्रणब मुखर्जी हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, दिवंगत राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, काफ़ी अच्छे राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2000 सॉरी ये मिसप्रिंट है, 2012 है यहाँ पे, 2012 से 2017 है, ये 2021 लिखा गया। 2012 से 2017 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। उनके पूरे अनुभव और उनके जो कार्यकारिणी, उनका जो योगदान था भारत की शेपिंग के अंदर, वो सारा इसके अंदर दर्ज किया गया। तो ये बातें थी इसके अंदर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे बनाया गया है। एनजीओ डे मनाया गया है 27 फरवरी को, हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। डेज पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनजीओ आपको पता होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क के अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं, सोशल वर्क के प्रति अवेयरनेस फैलाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल वर्क से जुड़िए। फर्स्ट एनजीओ डे जो मनाया गया था 27 फरवरी 2014 को मनाया गया था दोस्तों। 2014 से लगातार ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको पता होना चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और जयराम ठाकुर ये वही व्यक्ति हैं जो पहले क्या थे, जो कभी ये हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास थी, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में अंदर हिमाचल के ये मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने स्टेट ट्रांसपोर्ट से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? ई परिवहन व्यवस्था से नाम से उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन से क्या होगा, जो हमारा DL बनता है यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, RC बनती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपकी गाड़ी का होता है, इसके अलावा आपको परमिट जो दिया जाता है, इंश्योरेंस है, ये सारी सेवाएं जो हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए अब ये ऑनलाइन फेसलेस सर्विस उन्होंने प्रदान करने की कोशिश की है। यानी बिना कॉन्टैक्ट के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हो, ऑनलाइन ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हिमाचल प्रदेश दोस्तों इस मामले में काफ़ी आगे है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी क्या हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डिजिटलीकरण में काफ़ी आगे है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले जयराम ठाकुर जी ने ई विधानसभा नाम से भी व्यवस्था चला रखी है, ई विधानसभा। अब ई विधानसभा में विधानसभा से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे
जो हैं संपन्न किए जाते हैं। ई बजट नाम से जो पेपरलेस बजट है वो भी ये पेश करते हैं। ई कैबिनेट भी चल रहा है वहाँ पे, ई कैबिनेट। तो ये सारी सेवाएं जो हैं वहाँ पे चल रही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बातें थी जो दोस्तों आज की सारे करंट अफेयर्स के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।